नमस्कार, मैं हूं आपकी मित्र विजय लक्ष्मी। हर काली रात के बाद में सवेरा आता है और हर सवेरे के बाद में फिर एक सुनहरी शाम आती है। यही प्रकृति का नियम है और इसको सारा संसार पालन करता है। यही जीवन का भी नियम है। जीवन में यौवन आता है पहले, उसके बाद आता है दोपहर। दोपहर में उत्साह और क्षमता अपने चरम उत्कर्ष पर होती है और इसके विपरीत होता है बुजुर्गियत यानी बुढ़ापा। और इसके बीच का जो समय होता है उसे हम कह सकते हैं सांझ की बेला गोधूली, जहां पर व्यक्ति एक निश्चित होकर के अपना काम करता है और थोड़ी सी व्यक्ति के प्रति काम के प्रति सजगता आ जाती है और व्यक्ति को थोड़ा सा उत्साह में भी कमी आने लगती है। लेकिन हर एक के जीवन में ऐसा नहीं होता है। आज हमारे साथ अपने इसी गोधूली वेला को बांटने के लिए और अपने विचारों को हमारे साथ शेयर करने के लिए हमारे स्टूडियो में है श्री हर्ष छाजेड़ और उनकी धर्मपत्नी चंद्रकला जी। हर्ष जी अपनी तरह के एक अलग कलाकार हैं। विश्व में आप अलग एक स्थान रखते हैं। आप समुद्र फेन से कलाकृति बनाने वाले विश्व के एकमात्र कलाकार हैं। आपको भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है और हम अब बहुत गौरवान्वित हैं कि आज हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतने बड़े कलाकार हैं। हर्ष जी, आज आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। हर्ष जी, लोग बहुत तरह के काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं और आपने एक बड़ा अच्छा प्रोफेशन चुना, लेकिन आप जीवन के इस मोड़ पे आ गए हैं। तो मैं आपकी बात यहीं से शुरू करूंगी कि आपके विवाह को कितने वर्ष हो चुके हैं? हमारी शादी को करीब 36 साल हुए हैं। 36 साल हो चुके हैं आपकी शादी को। बड़ा अच्छा एक सुखी वैवाहिक जीवन आपने निकाला है। हम आगे भी आपके लिए बड़े सुखी जीवन की कामना करते हैं। तो ये बताइए हमें कि आपका विवाह एक अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? मतलब ये समझिए कि हमारी शादी डंडे के जोर पे हुई थी। डंडे के जोर पे मतलब? मतलब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और ये भी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी जी। और एक बड़ा रोचक किस्सा है कि मैं इकलौता होने की वजह से पिताजी को यही था कि जल्दी शादी कर दूं इसकी जी। तो वो किसी जन्मपत्री मिलाने के लिए ज्योतिषी के पास गए। हाँ। और इनके पिताजी भी वहाँ जो किसी के अलग की जन्मपत्री लेके वो ज्योतिषी के पास आए उसी ज्योतिषी के पास जी। तो वो न तो उनकी जन्मपत्री मिली न मेरे जो फादर लेके गए वो मिली। तो पंडित को बैठे बैठे क्या ध्यान आया तो बोले कि इन दोनों की आपस में मिल रही है और मिल गई आपको? और वो मिल गई और उसका परिणाम ये कि आपके सामने बैठे हम। बड़ी रोचक घटना है। गए किसके लिए और वो किसकी गई? तो आपकी शादी और सगाई के बीच कितना समय रहा था? करीब 1 महीना। 1 महीना। 19 अप्रैल को हमारी सगाई हुई थी और 25 मई को शादी हुई है। तो 1 महीना और एक ही शहर में रहते थे तो आप लोग तो खूब मिलते जुलते होंगे। 2 दिन पहले मिले, वो भी बड़ी मुश्किल से। ये तो इतने डरते थे, फादर से आ ही नहीं जाते। बड़ी मुश्किल से तो कैसे भी अरेंज करके। आप इतना डरते थे, यानी कि आपके फादर का मतलब दबदबा काफी था घर में। हाँ, वो फादर मेरे मिलिट्री में रह चुके थे तो वो डिसिप्लिन थे जी। तो इसलिए वो संस्कार भी उस हिसाब से पुराने संस्कार थे ना कि कभी बड़ों के सामने अपने बोलते नहीं थे। तो वही हमारे साथ भी यही रहा। तो मतलब उनका अफेक्शन बहुत था लेकिन वो स्ट्रिक्ट बहुत थे। स्ट्रिक्ट बहुत थे। मतलब ये कि मैं कभी गलियों में भी नहीं खेला इकलौता होने की वजह से भी। मतलब जैसे समर वेकेशन हुई है ना तो टाइम पास करने के लिए सड़कों पे या कभी बाहर नहीं खेलने दिया। तो घर में रहो। आप क्या करते थे समर वेकेशन में भी? बस वो टाइम पास करने के लिए कुछ न कुछ करता था। पहले सोप स्टोन पे कार्विंग करता था। अच्छा। कभी वैक्स पे कार्विंग करता था। अच्छा। इस तरह से मेरे जो प्रोफेशन जो है इसकी शुरुआत इसी हिसाब से हुई है। मतलब कलाकारी आप शुरू से ही करते थे? नहीं, मतलब टाइम पास करने के लिए कुछ करता था, कुछ करना चाहिए ना। अच्छा, इसलिए आपने शुरू की थी। हाँ। और जो आज इतने बड़े कलाकार बन गए आप विश्व स्तर के, तो आप सुना है समुद्र फेन से बनाते हैं आप? ये मेरे घर पे कांच साफ करने में काम आता था। कांच साफ करने के लिए? रॉ मटेरियल जो होता था पहले महलों वगैरह में भी इसी से, जो पहले तो ग्लास क्लीनर होते नहीं थे। हाँ। तो इसी से कांच साफ किया जाता था। तो हम जरूर देखना चाहेंगे कि वो क्या चीज है ऐसी जो कांच साफ करने के काम आती थी और आपने उसको ये बना लिया। समुद्र फैन
ये समुद्र का प्रोडक्ट है एक्चुअली। इसका प्रोसेस क्या मुझे भी नहीं मालूम है, पर सी शोर पे मुझे भी नजर आया। जैसे अलीबाग में गए थे तो अलीबाग में मेरे को सी शोर पे पड़ा हुआ मिला था। मेरा फ्रेंड द्वारका गए तो उनको भी मिला, वहाँ टोकरियों में बिकते हैं ये। दुबई गए हम लोग तो दुबई में भी सी शोर पे नजर आया मेरे को। ये इस तरह की फॉर्म में आता है। इसके ऊपर ये हार्ड लेयर होती है और इस हार्ड लेयर को रिमूव करने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट पोर्शन रह जाता है ये। इसमें आप नाखून लगाएं तो बिल्कुल सॉफ्ट है इस तरह का। जैसे एक पुरानी कहावत है कि एक बार राक्षस की जो स्टोरी होती थी ना, कहानी कि पत्थर हाथ में लिया और पाउडर कर दिया, उस तरह का ये पत्थर भी हाथ में ले आओ और ये पाउडर हो जाता है। मेरे मेन जो औजार हैं जी, इसमें एक तो जो लेडीज जो काली पिन लगाती है, हेयर पिन, ये उसका पीछे का हिस्सा हैमर किया हुआ है। ये छोटी एक पिन है, ये एक बड़ी हेयर पिन है, ये शेविंग ब्लेड, एक ये फाउंटेन पेन का ये है, ये चश्मे की डंडी है जो साइड में जो आती है वो है, और एक ये स्क्रू ड्राइवर है, और गोल मोती बनाने के लिए जो मेटल की रिफिल आती है जी, उसी का पीछे का हिस्सा है ये, और एक ये बारीक छेद करने के लिए इंजेक्शन की नीडल है। तो ये मेरे मेन टूल्स हैं। और मैं तो सोच रही थी इसके लिए बड़े स्पेशल कोई टूल बनते होंगे। जैसे ये मेटल मैंने इजाद किया है और ये औजार भी जैसे जैसे जरूरत पड़ती गई तो वैसे लेता गया। छोटी छोटी कलाकृतियां बनती होंगी। हाँ, छोटी भी बनती है। शुरू में छोटी बनाता था जी, फिर बाद में बड़ी भी बनानी शुरू की। इससे कैसे बड़ी बनाते हैं? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ इसका, देखूं जरा। ये देखिए आप, ये इससे बनाए हुए गणपति जी? ये सारा इसमें जब तो जॉइंट मतलब है, छोटे छोटे पीस बना के जोड़ते हैं आप? बिल्कुल। और हर बार ये जरूरी नहीं है कि वही जॉइंट लगेगा। एक और बताता हूँ मैं आपको, ये गणपति है। कलाकृति बनाने में आपको कितना समय लगता है एक को? ये करीब 4 महीने की मेहनत है मेरी, और इसमें मेरे वर्किंग आवर्स है सुबह 7 बजे से लेके रात को 2 या 3 बजे तक। बड़ी घोर मेहनत और बड़ी आश्चर्य की चीज है ये तो, सचमुच इसी तरह की एक कलाकृति और है जी। ये श्रीनाथ जी जो नाथद्वारा के हैं, ये देखिए, ये मेरी 6 से 8 महीने की बीच की मेहनत है ये। तो एक बात तो है हर्ष जी, जब आप इतने छोटे छोटे पीस बनाते हैं इसके और इतना फ्रेजाइल है ये, मतलब मैंने इसमें 1 इंच से लेके और 7 फीट तक का पैनल बनाए हैं आपने, इतने बड़े बड़े। तो इसके लिए आपको पूरे मतलब एसी में बैठ के ही काम करना होता होगा? नहीं, एसी तो मेरा भी इतनी वो नहीं है कि मैं एसी अफोर्ड कर सकूं। मैं तो ये शौकिया काम किया, और मैं मतलब एक तरह से पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। मेरी ये कला मेरे बाद भी ये जिंदा रहे, मेरा यही एम है। तो पंखा तो आप चला नहीं सकते? गर्मी में मेरे को पीछे पंखा लगा के बैठना पड़ता है, मतलब इतनी प्रिकॉशन रखनी पड़ती है। और ये जब तक फ्रेम नहीं होता है तब तक टूटता रहता है। अद्भुत कला है ये, और सचमुच में हमने इसके पहले न ये कभी सुनी न कभी देखी, और आप दुनिया में अकेले ही हैं इसको बनाने वाले। लेकिन मेरा नाजुक स्वभाव है, उसी का अनुरूप ये मीडियम है और मैं इसी के अनुसार काम करता हूँ। तो हर्ष जी, आपने तो ये कमाल की विधा तैयार करी है, और वास्तव में आपने किसी और को ये नहीं सिखाया आर्ट? सीखने के लिए आते हैं लोग बाग, लेकिन उनमें पेशेंस नहीं है। इतनी पेशेंस होना बड़ा मुश्किल काम। मतलब ये बहुत फ्रेजाइल है ना, तो जो ही वो काम करने बैठते फिनिशिंग में आती है और वो टूट जाता है। तो और आज तो पैसे का जमाना है, सबको पैसा चाहिए। तो आपको ये राष्ट्रपति भवन में भी इसके लिए अवार्ड मिला है? हाँ, मुझे इसका नेशनल अवार्ड मिला है, मेरिट सर्टिफिकेट मिला हुआ है इसमें, सन 80 में मिला है। और अवार्ड की एक मतलब ये एक हंसी वाली बात है, वो ये नेशनल अवार्ड पहले मिला, फिर स्टेट अवार्ड मिला, फिर महाराणा मेवाड़ का उदयपुर का अवार्ड मिला। मतलब लोग जो ऊपर से नीचे से ऊपर जाते हैं, मैं ऊपर से नीचे आया हूँ। चंद्रकला जी, आप इसमें कितनी मदद करती हैं इनको? मैं इनके साथ फ्रेम का काम करती हूँ। बाहर विजिट जब देने जाना है कहीं तो साथ में जाना ही पड़ता है। आप इनके साथ जाती हैं? हमेशा साथ रहना पड़ता है मुझे। देखिए, अकेले तो कैरी कर सकते नहीं है जी, कि ये मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, वो भी ये सबसे बड़ी बात है। और उम्र के इस पड़ाव पे आके मुझे लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरे से ज्यादा तपस्या इन्होंने की है। तो वो बात यहाँ बिल्कुल सही होती है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। आपके लिए चंद्रा जी ने बहुत मेहनत करी है और बहुत तपस्या करी है। हाँ, ये तो मैं अब रियलाइज करता हूँ इस बात को। तो बातें तो बहुत है, लेकिन अब वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। हम यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद हम यहीं मिलेंगे और छाजेड़ जी से उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में और भी बातें करेंगे।